हाय गाइस, हाउ आर यू। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक लाइबिलिटीज़ ऑफ लीगल पर्सन। तो मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें टॉपिक में मैंने जो नोट्स बना रखे होते हैं तो इसमें कई चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया होता है। तो पर्पस हाईलाइट करने का ये होता है कि देखिए, हम पूरा बुकिश नहीं हो सकते कि हर एक चीज़ जो लाइन टू लाइन है बुक्स में वो पूरा रट्टा लगा लें या उस चीज़ को पढ़ लें। बट कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं कि जिस पे हमें फोकस हमेशा रहना चाहिए और वो हमारे दिमाग में रहने चाहिए। किसी भी टॉपिक में देखिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूरी होती है जिससे उसका पूरा टॉपिक का क्रक्स बनता है। तो उस चीज़ को मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। होता क्या है उससे कि आपको उस चीज़ को याद करने के बाद आपको टॉपिक पे उस चीज़ की ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है, टॉपिक समझ आ जाता है। तो हाइलाइटेड जो रहता है उसको हमेशा ध्यान दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। कॉरपोरेशंस आर लीगल पर्सन्स एंड दीज कॉरपोरेशंस हैव सच राइट्स एंड लायबिलिटीज़। जैसे कि हमने पढ़ा ही है लीगल पर्सन में कि जो कॉरपोरेशंस होती हैं उनके हम उन पे जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ है एट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो कॉरपोरेशंस के ऊपर हम अगर वो लीगल पर्सन है तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ एट्रीब्यूट्स कर सकते हैं। तो कॉरपोरेशंस की कुछ लायबिलिटी हैं। अ कॉरपोरेशन इज़ डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो आपको ये तो पता है कि कॉरपोरेशन क्या है। इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ओके, तो कॉरपोरेशन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर इन फैक्ट मेम्बर्स ऑफ द एंटिटी। तो कॉरपोरेशंस क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ ह्यूमन बीइंग से जो कि इस एंटिटी के मेंबर हैं। तो कॉरपोरेशन की कुछ लाइबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं जहाँ पे कॉरपोरेशन को लाइबल बना रखा है। तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, क्राइम है, टॉर्ट है। लाइबिलिटी ऑफ ए कॉरपोरेशन इन क्राइम, लाइबिलिटी ऑफ कॉरपोरेशन इन टॉर्ट, लाइबिलिटी ऑफ ए कॉरपोरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आगे देखते हैं लाइबिलिटी ऑफ कॉरपोरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लाइबिलिटी एराइज़ होती है एक कॉरपोरेशन की। तो लाइबिलिटी एराइज़ होने से पहले हमें कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट में हाईलाइट किया हुआ है, आप उस पर फोकस रखिए, उसको देखिए ध्यान से। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा एक एग्रीमेंट कहा जाता है बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स दैट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन ऑन ईच अदर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलके कोई समझौता करते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं, तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को हम एक एग्रीमेंट मान लेते हैं जो कि दोनों के ऊपर ऑब्लिगेटरी होता है। तो इसी चीज़ को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट आइदर इट मे बी इन ओरल, इट मे बी written. However, oral contracts are more challenging to enforce and should be avoided if possible. ओरल एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, बट उनको इन्फोर्स करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा प्रेफरेंस रिटन एग्रीमेंट्स को ही देना चाहिए। तो ये है सर आपका कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे कॉन्ट्रैक्ट्स के क्या वाइटल इंपॉर्टेंस होती है, कॉन्ट्रैक्ट की कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमें फोकस करना है। तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। फॉर एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट 2 थिंग्स आर वाइटल इंपॉर्टेंस। ओके, एक क्या है, एक है फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इट्स सेम इन एवरी केस। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हर एक जगह सेम रहेगी, वेदर द पार्टीज इज़ नेचुरल पर्सन और वन और बोथ पार्टीज़ आर कॉरपोरेशंस। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कभी चेंज नहीं होता। अगर कोई डील हो रही है, कोई एग्रीमेंट हो रहा है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस बन रही हैं तो वो सेम ही रहेंगी, चाहे वो किसी नेचुरल पर्सन में हो या के साथ हो, या फिर 2 आपस में कॉरपोरेशंस कर रही हैं, या फिर एक कॉरपोरेशन और एक ह्यूमन एंटिटी कर रही है। तो उसमें कोई एग्रीमेंट के कंटेंट्स में कोई चेंजेस नहीं होती, वो सबके लिए सेम रहेगा। लॉ, लीगल, ये सब सबके लिए सेम रहेगा। तो इसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो कभी चेंज नहीं होता किसी के लिए। तो ये बताया। और कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज कंसर्न्ड। पावर ऑफ कॉर्पोरेशन क्रिएटेड बाय ए स्टैट्यूट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड टू व्हाट द स्टैट्यूट ग्रांट्स। तो इसमें क्या होता है कि वो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ क्या क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़, और एक इम्पॉर्टेंट है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, पार्टीज़ कॉरपोरेशन में मान लीजिए 2 कॉरपोरेशन है, वो आपस में कोई एग्रीमेंट कर रही हैं, तो वो एग्रीमेंट एक अपनी लिमिट तक कर सकती हैं जहाँ तक कि स्टैट्यूट ने उनको ग्रांट की हुई हैं पावर्स।
मान लीजिए कोई पावर दे रखी है, कॉरपोरेशन में एग्रीमेंट हो रखा है। अब कॉरपोरेशन में एग्रीमेंट, कॉरपोरेशन की पावर्स कहाँ से आती हैं? कॉरपोरेशन की पावर्स आती हैं मान लीजिए उसके स्टैट्यूट से, जो उनकी टर्म कॉरपोरेशन में बना रखा है। जैसे MOU होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में जो उसकी पावर्स असाइन कर दी है, तो कॉरपोरेशन उससे आगे जाके कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकती और कोई उससे आगे जाके एग्रीमेंट नहीं कर सकती, तो उसको विद इन लिमिट्स करना पड़ेगा। तो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़ देखना इसमें ज़रूरी है। अ कॉरपोरेशन हैज़ नो मटेरियल एग्जिस्टेंस, कॉरपोरेशन की अपनी कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है। देयरफॉर इट ऑलवेज एक्ट्स थ्रू इट्स एजेंट्स, इसलिए ये हमेशा किसके थ्रू एक्ट करती है? अपने एजेंट्स के थ्रू। अब ऑलवेज कॉरपोरेशन का मेन एलिमेंट क्या है? कॉरपोरेशन हैव नो मटेरियल एग्जिस्टेंस और ऑलवेज एक्ट्स थ्रू इट्स एजेंट्स। इट सिग्निफाइज इट्स एसेंट थ्रू इट्स सील। और कॉरपोरेशन अपना एसेंट कहाँ से देती है? कॉरपोरेशन कैसे मान लें कि कॉरपोरेशन का एसेंट हमें मिल गया है? तो उसका एक सील होता है, कॉमन सील होता है, वो सील से हमें सिग्निफाई होता है कि हाँ, ये कॉरपोरेशन ने इसमें अपनी मंजूरी दे दी है। तो देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ द सील इज़ कंसिडर्ड एज द एविडेंस ऑफ द एसेंट ऑफ द बॉडी कॉरपोरेट। तो यही जो सील है कॉरपोरेशन की, यही हमें एक एविडेंस देती है कि हाँ, बॉडी कॉरपोरेट इससे एग्री करते हैं। तो ए कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट इज़ लिमिटेड इन हिज कैपेसिटी टू द ऑब्जेक्ट सेट आउट इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कॉरपोरेशन की पावर्स लिमिटेड होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और अपनी लिमिटेड पावर्स, जितनी पावर्स दी गई हैं, उससे आगे जाके कॉरपोरेशन कोई डिसीज़न नहीं ले सकती। और जो पावर्स हैं, जो उसकी लिमिटेशंस हैं, वो किससे अबाइड होती हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस के साथ। एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बियॉन्ड MOA इज़ अल्ट्रावरीज एंड वाइड। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो MOA के से बढ़ के किया जाएगा, तो वो उसको कॉरपोरेशन की तरफ से वाइड माना जाएगा और अल्ट्रावरीज माना जाएगा। देयरफॉर पावर ऑफ द कॉरपोरेशन इज़ लिमिटेड एंड डिपेंड्स अपॉन द स्टैट्यूट। तो पावर, आपको पता चल गया कि पावर ऑफ कॉरपोरेशन इज़ हमेशा लिमिटेड है एंड डिपेंड करता है स्टैट्यूट पे। तो ये टॉपिक हमने लायबिलिटी ऑफ कॉरपोरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट्स किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं लायबिलिटी किस में राइज करना है? क्राइम एक्ट, क्रिमिनल एक्ट में। तो क्रिमिनल एक्ट में कॉरपोरेशन की क्या लायबिलिटी है वो देखना है, हमें समझना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्राइम होता क्या है, कब होता है। तो अ क्राइम इज़ अ रॉन्गफुल डूइंग या रॉन्ग डूइंग क्लासिफाइड बाय द स्टेट। जब कोई स्टेट किसी एक्ट को रॉन्ग डूइंग बता देती है कि ऐसा करने से ये काम गलत माना जाएगा, तो उसको ही हम क्राइम कहते हैं। द कोर्ट्स लुक एट क्राइम्स एज अ मॉरल रॉन्ग डिमांडिंग रिट्रीब्यूशन। अब क्राइम के देखिए दो फैक्टर हैं क्राइम में। एक तो होता है रॉन्ग डूइंग होती है एक्ट के थ्रू, रॉन्ग डूइंग, और सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? डिमांडिंग रिट्रीब्यूशन। जिसके साथ गलत होता है वो डिमांड कर सकता है रिट्रीब्यूशन। ओके, तो इसमें ये दो एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट क्राइम हैज़ बीन डिफाइंड एज एन illegal act of emission or commission punishable by a criminal sanction committed by individual or group of individuals in the course of their work as employees of a legitimate organization। तो समझ गए होंगे आप। अब कॉर्पोरेट क्राइम लायबिलिटी इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ अ क्रिमिनल एक्टिविटी। एक्चुअली पहले क्या था, कॉर्पोरेट क्रिमिनल एक्ट के लिए कॉर्पोरेशन बाइड नहीं थी इन पास्ट, बट केसेस इतने बढ़ने लगे, प्रॉब्लम इतनी फेस कर रही थी, हो रही थी, तो इन्होंने 2013 में इसको रिकॉग्नाइज़ कर दिया कि कॉरपोरेशन पे भी क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू सेलमन, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कॉरपोरेशन आर इन फैक्ट द एजेंट्स ऑफ द बेनिफिशरीज एंड प्रिंसिपल इज़ हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ एन एजेंट। तो इसमें सेलमन का क्या व्यू है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कॉरपोरेशन के, मान लीजिए एजेंट्स हैं, तो वो जो भी काम करेंगे प्रिंसिपल के लिए, तो उस काम में अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए उनका प्रिंसिपल हेल्ड हो जाता है, लायबल हो जाता है उनकी रॉन्ग डूइंग के लिए। सो एज इन कॉरपोरेशन डायरेक्टर्स आर लायबल फॉर द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो डायरेक्टर उसके लिए लायबल हो जाएंगे। अर्लियर व्यू था, क्या था इनका, वॉज दैट अ कॉरपोरेशन कैन नॉट बी मेड लायबल फॉर क्राइम बिकॉज देयर आर थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रोसीजरल डिफिकल्टीज। हाउ मेंस रिया can be attributed by a corporate
बॉडी कॉर्पोरेट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, क्वेश्चन ये अराइज होता था कि कॉर्पोरेशन को हम कैसे लायबल करें। तो ये एक दिक्कत थी। तो उसमें क्या था, थ्योरेटिकल और प्रोसीजरल डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी थी। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत थी। एंड हाउ इट कैन बी पनिश्ड, और कॉर्पोरेशन को कैसे पनिश किया जाए। दीज क्वेश्चंस विच क्रिएटेड डिफ़िकल्टी इन होल्डिंग अ कॉर्पोरेशन लायबल फॉर क्रिमिनल एक्ट्स। तो ये एक जो प्रॉब्लम थी, ये जो क्वेश्चंस थे, ये एक सामने खड़े हो जाते थे, जो कि दिक्कत बन के खड़े हो जाते थे, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता था। बट इन रिसेंट ईयर्स कॉर्पोरेशंस हैव बीन हेल्ड लायबल फॉर द क्रिमिनल एक्ट डन बाय द पर्सन्स एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन। बट नाउ अभी क्या है कि अभी कॉर्पोरेशन को लायबल किया जाता है अगर उसका कोई एजेंट, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव कुछ रॉन्ग डूइंग कर देता है, तो उसके ऊपर कॉर्पोरेशन लायबल है। तो इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 140 इन द कस्टम एक्ट 1962। एज एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेक्शन 140 इन द कस्टम एक्ट 1962 ये कंपनीज़ को लेके है और कॉर्पोरेशन को लेके बनाया गया है। इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर द ऑफेंसेस बाय कंपनीज़। तो इसमें यही बताया है कि सेक्शन 40 में, मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन 40 में 2 पैरा हैं, आप देख सकते हैं, जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ ब्लू से 1 और 2। तो इसमें 2 पैरा हैं, दोनों पैरा में कुछ बोला गया है। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट में बोल रहा है कि इफ़ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर, मतलब कस्टम एक्ट 1962 के अंडर अगर कोई पर्सन कमिट करता है कोई ऑफेंस, और वो ऑफेंस करने वाला व्यक्ति एक कंपनी हो या एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस कमिटेड वाज इन चार्ज ऑफ, और जो इसका इंचार्ज हो, एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी, और कंपनी के लिए वो उत्तरदायी हो फॉर द कंडक्ट ऑफ कंपनी के बिजनेस के लिए, फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी एज वेल एज द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। तो एज वेल एज कंपनी चाहे वो कर रहा हो तो वो और कंपनी shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly। तो उसके लिए वो कंपनी को पनिश किया जाएगा। तो इसमें ये है। बट इसमें क्या किया है, फर्स्ट पैरा में जब ये बात बोल दी तो उसमें एक कंडीशन आ गई। कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन दिस सेक्शन इस प्रोवाइडेड दैट कहता है अगर इसको नहीं माना जाएगा ऑन ए कंडीशन शेल रेंडर, ये तभी होगा, शेल रेंडर एनी सच पर्सन लायबल टू सच पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन इफ़ ही प्रूव्स, अगर वो व्यक्ति ये प्रूव कर देता है, इफ़ ही प्रूव्स दैट ऑफेंस कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज और दैट ही एक्सरसाइज्ड ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। अगर वो ये प्रूव कर देता है कि उसके नॉलेज से परे की बात थी, ये उसको कुछ नहीं पता था इसके बारे में, और उसने रॉन्ग डूइंग को रोकने के लिए एक्सरसाइज भी किया, अपनी तरफ से एक्ट किया उसने कुछ, ताकि वो इस ऑफेंस को प्रिवेंट कर सके, तो उसको इस चीज़ में लायबल किया नहीं जा सकता। ये कंडीशन डाल दी है फर्स्ट सबसेक्शन में। ये सबसेक्शन है, फर्स्ट सबसेक्शन, सेकंड सबसेक्शन। बट ये तो हो गया सबसेक्शन 1। अब ये सबसेक्शन 2 में क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 इसको ओवरराइड कर देता है सबसेक्शन 1 को। तो क्या बोल के, नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब नॉट विद स्टैंडिंग बावजूद इस सेक्शन के, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, जो भी सबसेक्शन 1 में कहा गया है इसके बावजूद, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर हैज़ बीन कमिटेड बाय अ कंपनी एंड it is proved that the offence has been committed with the consent or convenience of, or it's attributable to any negligence on the part of any director, manager, secretary or other officers of the company. Such director, manager, secretary and other officers shall also be deemed to be guilty of that offence। तो इसमें क्या कहा है कि अब ये सब चीज़ों को ओवरराइड कर गया। ये फर्स्ट जो सबसेक्शन फर्स्ट है सेक्शन 140 का, उसको ओवरराइड कर गया, ऊपर वाले पैरे को ओवरराइड कर गया। इसमें उसने ये सीधा ही बोल दिया कि ठीक है, अगर कंपनी कोई कमिट होता है
क्राइम कमिट होता है, ऑफेंस कमिट होता है, और जो चाहे वो कंपनी की सहानुभूति से हुआ हो, जैसे भी हो, चाहे वो एक पार्ट ऑफ नेग्लिजेंस हो, तो इसमें करने वाला चाहे वो डायरेक्टर हो, मैनेजर, सेक्रेटरी हो, या फिर कोई भी कंपनी का अदर ऑफिसर हो, तो सब लायबल हो जाएंगे पनिशमेंट के। लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। तो इसमें क्या है, हर एक बंदा लायबल हो जाएगा, कंपनी भी लायबल है, उसके अंदर जो ऑफिसर्स हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग डूइंग में हैं, वो सब लायबल हो जाएंगे। तो सेक्शन 140 यही अपना कॉर्पोरेट लायबिलिटी के बारे में बता रहा है। तो कंपनी मीनिंग आप जानते हैं, कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। डायरेक्टर्स में आता है, डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म मीन्स अ पार्टनर इन दी फर्म। ओके गाइज, अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है लायबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेशन इन टॉट। तो लायबिलिटी कॉर्पोरेशन की क्या है इन केस ऑफ टॉट। तो टॉट में क्या है, टॉट में जो इसकी लायबिलिटी अराइज होती है वो किस बेसिस पे होती है, हमें वो देखना है। तो उसको मैंने ऊपर इम्पोर्टेंट करके एक हाईलाइट किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको। लायबिलिटी ऑफ टॉट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी की बेसिस पे, ये एक बेसिस है जिसके ऊपर हम कॉर्पोरेशन को लायबल कर सकते हैं इन केस ऑफ टॉट। तो वाइकेरियस लायबिलिटी आपने मे बी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हो। वाइकेरियस लायबिलिटी अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वाइकेरियस लायबिलिटी में क्या होता था कि अगर कोई एजेंट, रिप्रेजेंटेटिव किसी कंपनी में, फर्म में, ऑफिस में, वो एज अ प्रोसीजरल काम अपने ऑफिस में कर रहा है ऑन दी ऑर्डर ऑफ हिज प्रिंसिपल, तो वो काम करते हुए अगर उससे कुछ रॉन्ग डूइंग हो जाती है तो उसमें वो एजेंट नहीं, उसका प्रिंसिपल लायबल होगा। ओके, बट ऑन वन कंडीशन, प्रिंसिपल तब लायबल होगा जब वो काम उस एजेंट ने अपनी लिमिटेड अथॉरिटी में किया हो, अपने अथॉरिटी से बाहर जाके करेगा तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होता। ये वाइकेरियस लायबिलिटी हमने पढ़ी थी। तो अब आगे पढ़ते हैं। इसमें कॉर्पोरेशन के बारे में जो बोला है कि अ कॉर्पोरेशन एक्ट ऑलवेज थ्रू इट्स एजेंट्स। तो कॉर्पोरेशन का काम क्या है कि वो खुद तो एक फिक्टिशियस बॉडी है, तो वो खुद तो कुछ कर नहीं सकती, तो वो जो काम करती है वो अपने एजेंट्स के थ्रू करती है। देयरफॉर लायबिलिटी ऑफ अ कॉर्पोरेशन फॉर द टॉट is based on the principle of vicarious liability. A corporation is liable for the act of its servants done in course of employment. Employment के टाइम पे within terms and conditions जो सर्वेंट अपना काम कर रहा है तो उसके लिए कॉर्पोरेशन लायबल हो जाएगी। बट दिस रूल अप्लाइज ओनली फॉर दोज एक्ट्स विच आर इंट्रावरीज। इंट्रावरीज मतलब जो अंडर द कंट्रोल ऑफ काम किया जाए, अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन काम किया जाए, वो इंट्रावरीज हैं। अल्ट्रावरीज होता है जो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम किया जाए। तो यही इसमें क्या है कि प्रिंसिपल लायबल होगा, बट दिस रूल अप्लाइज ओनली फॉर दोज एक्ट्स विच आर इंट्रावरीज द कॉर्पोरेशन। द डिफिकल्टी अराइजेज इन डिटर्मिंग द लायबिलिटी फॉर द एक्ट विच आर अल्ट्रा वरीज। तो डिफ़िकल्टी आती का है जो एक्ट्स अल्ट्रा वरीज होते हैं, उस वहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है। एज़ फॉर एज द एक्ट डन विदाउट एनी अथॉरिटी फ्रॉम द कॉर्पोरेशन आर कंसर्न, द कॉर्पोरेशन इज़ नॉट लायबल फॉर दीज एक्ट्स। तो कहा क्या गया है कि अगर कोई काम ऐसा हो जाए, एम्प्लॉई या आपका एजेंट या आपका रिप्रेजेंटेटिव कुछ ऐसा कर देता है जो उसने आपसे बिना पूछे कर दिया, आपने उसको अलाउ नहीं किया था, आपने उसके वर्किंग शेड्यूल में वो काम नहीं दे रखा था कि आप उसको बोलेंगे कि हाँ भाई जा तू उसको चांटा लगाया, तेरे को वो ऐसे बोलेगा तो तू उसको ये कर दे, वो कर दे, ठीक है। तो अगर वो ऐसा कुछ एक्ट कर देता है तो उसको आपने नहीं बताया, आपने उसको ऑथराइज़ नहीं किया, तो उसके लिए आप लायबल नहीं होंगे। बट about liabilities for act done in the authority of the corporation there is a difference in opinion, but फिर भी यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है। गुड हार्ट्स जो हैं उनके व्यू हैं कि गुड हार्ट्स इज़ दैट द कॉर्पोरेशन इज़ लायबल। तो गुड हार्ट्स का क्या कहना है कि नहीं, कॉर्पोरेशन हमेशा लायबल रहेगी। तो गाइज़ ये था टॉपिक आपको लायबिलिटी ऑफ लीगल पर्सन पे। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।